अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साफ़ीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको बड़ी अच्छी खबर का तो पता चल गया होगा कि शाहिद अफरीदी अब जो हैं सुपरफिक्स स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हमने इतने बड़े प्लेयर को अपने साथ मिला लिया है। चलिए अब हम जल्दी से बगैर कुछ वक्त के ज़ाया करते हुए वर्ल्ड कप की तरफ जाते हैं और आखिर में ज़रूर हम शाहिद अफरीदी के बारे में दोबारा से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल है एज़ यूजुअल। वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास हैं यासिर सदीकी भाई और मोहम्मद आशिक भाई। दोनों जो हैं बहुत प्यारे हमारे दोस्त भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैं, सुपरफिक्स की टीम का हिस्सा भी हैं और जो लोग यूएई में रहते हैं वो खास तौर पे जानते हैं कि जहाँ भी टेबल क्रिकेट का नाम आता है वहाँ पे आशिक भाई और यासिर सदीक भाई का नाम लाजमी साथ लिया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता जिसमें इन दोनों की एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए खिदमत न ली जाए। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम आशिक भाई, वेलकम टू द सुपरफिक्स क्रिकेट हब। जी वालेकुम अस्सलाम ज़हैब भाई। वालेकुम सलाम ज़ेब भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क्रिकेट की बात हो रही है, वर्ल्ड कप का धुआंधार चल रहा है, मुकाबला चल रहा है, मजेदार मजेदार मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान पॉइंट टेबल्स पे छलांगे मारता ऊपर जा रहा है। तो सर एकदम आपको पता है प्री मैचेस के अंदर पाकिस्तान की एक अजीब सी परफॉर्मेंस थी, हम दोनों मैच हार गए, फिर सडनली हमने जो है ना नीदरलैंड के साथ एक शेकी विक्ट्री ली और आज एक कन्विंसिंग डिफीट, यानी कि पाकिस्तान टीम को मैं पहली दफा कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान टीम ने बड़ी कन्विंसिंग जो है ना चेस किया, जो हमारी टीम के बारे में हम कभी कम ही कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है यासिर भाई और आशिक भाई कि पाकिस्तान टीम किस डगर पे चल पड़ी है? क्या अब ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम परफॉर्मेंस की जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो बन चुका है, हम 14 को इंडिया को हरा देंगे और ये वर्ल्ड कप लेके आएंगे, या क्या सीन होगा? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट आशिक भाई से। जी ज़ेब भाई, जैसा आपने कहा कि नीदरलैंड के खिलाफ बड़ा शेकी सा हमारा स्टार्ट था और आज भी अगर आप देखें तो हमारा स्टार्ट इसी तरह का था। शाहीन के ओवर में इमाम ने कैच ड्रॉप कर दिया और आज हमारी सबसे नाकिस फील्डिंग देखने को मिली, जिसमें नवाज ने भी एक आधा चांस, हाफ चांस था, शाहीन के पास खुद एक हाफ चांस था। फील्डिंग इंतहाई ख़राब रही है आज। और श्रीलंका को जो एक अच्छा बड़ा टोटल खड़ा करने वाला, कहीं न कहीं आके हसन अली ने ये साबित किया कि मेरा सिलेक्शन राइट था और उन्होंने आके 2 विकेट्स चटकाई, जिसकी वजह से थोड़ा-सा रन रेट रुका और पाकिस्तान कहीं न कहीं 350 पे रोकने में कामयाब हो गया। लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है या जिस तरह की हम अपनी बॉलिंग को हाइप दे के रखी हुई है, 350 इनके खिलाफ बनाना, हाँ, मैं कहूँगा कि पिच भी इसी तरह की थी, लेकिन 350 बन जाना और इस तरह 10 ओवर में 100 बीच में के जो 10 ओवर थे 21 से 30 तक, उसमें 100 रन बने जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आज भी एक किस्म का शेकी स्टार्ट था, लेकिन ऑल थैंक्स टू अब्दुल्ला शफीक, ब्रिलियंट 100 एंड फॉलोड बाय मोहम्मद रिजवान 135 समथिंग। उन दोनों ने अब जिम्मेदारी ली जो कि इस लेवल पे ये बनता है और वो एंड तक पाकिस्तान को लेके गए। लेकिन हमारी ओपनर इमामुल हक आज फिर वैसे ही आउट हुए जैसे कि पिछले मैच में आउट हुए। उनको एक ट्रैप सेट करते हैं, शॉर्ट बॉल मारते हैं और फाइन लेग का फील्डर उनका कैच पकड़ लेता है। वो कब इन चीज़ों पे ये पता नहीं। आज एक अच्छा डिसीजन ये हुआ कि फ़खर ज़मान को बिठाया गया कि तू बाहर बह के ज़रा सोच, और अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया और उसने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया। तो आई डोंट सी फ़खर ज़मान कमिंग बैक इन द रीसेंट मैचेस। और ये कहीं न कहीं कुछ पॉज़िटिव थे इस मैच में और बहुत सारी नेगेटिव्स भी थे, जिस पे पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ओवरऑल अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर पाकिस्तानी सपोर्टर्स, आई विल से। दैट्स ग्रेट। यासिर भाई आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में आज के मैच में क्या कहते हैं? जो बाकी तो सवालात अपनी जगह पे हैं, उसके अलावा एक एडिशनल सवाल कि पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में आप स्पेसिफिकली क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है जो फ़खर को रिप्लेस किया, वैसे तो आशिक भाई अपना ओपिनियन दे चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक ने क्या आज की परफॉर्मेंस के बाद फ़खर को ये परमानेंट रिप्लेसमेंट तो नहीं हो गया सर? सबसे पहले देखिए खुशी की बात है पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है, लेकिन खुशी हमारी बनती इसलिए नहीं है कि हमारी परफ़ॉर्मेंस अगर पहली इनिंग्स में देखें तो हमने इस काबिल मैच को नहीं बनाया कि वो मैच हम डिज़र्व करते जीतने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग को कहा जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतरीन बॉलिंग अटैक है और बेहतरीन बॉलिंग अटैक के खिलाफ इतना बड़ा टोटल कर जाना, वो भी श्रीलंका जैसी टीम जिसको इंडिया ने 50 से भी नीचे आउट कर दिया था एशिया कप के फाइनल में, तो एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा टोटल श्रीलंका की टीम बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हमारी बॉलिंग ने भी ये उन्हें परमिट किया है, उन्हें अलाउ किया है कि वो इतने बड़े टोटल की तरफ जाएँ। लेकिन हमेशा की तरह ये जैसे मानना पड़ेगा हमें आज भी कि पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम है और कुछ भी कर सकती है, किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। आज की मैच की ख़ास बात अगर मैं बताऊँ, जो आपका क्वेश्चन भी है कि अब्दुल्ला शफीक का आना टीम के लिए कितना फ़ायदेमंद हो रहा है, तो उसने खुद वो प्रूव कर दिया। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है
मेरे ख़्याल में फ़खर ज़मान को या कौमी टीम की हमारी मैनेजमेंट को ये बात बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी कि फ़खर ज़मान की रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी थी और उसके साथ-साथ इस तजर्बे ने बाकी लोगों को बाकी आने वाले मैचेज़ के लिए भी आसान कर दिया होगा कि जो प्लेयर्स आउट ऑफ फ़ॉर्म हैं या आउट ऑफ कलर्स हैं, उनको चेंज करना क्यों ज़रूरी है। मैं बात करना चाहूँगा इमामुल हक की। इमामुल हक ने अपना जी सर। बिहेवियर चेंज नहीं किया है, चाहे एशिया कप हो या फाइनल वर्ल्ड कप की हम जा रहे हैं। तो उसमें भी आप देखें उन्हीं शॉट्स पे वो आउट हो रहा है, अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। तो मेरे ख़्याल में मैनेजमेंट को और एक और सख्त डिसीज़न लेना पड़ेगा कि जिस तरह से फ़खर ज़मान का आज का वो ड्रॉप होना टीम के लिए बेहतर हुआ है। मेरे ख़्याल में इमामुल हक का भी बहुत जल्द बल्कि आने वाले मैचेज़ में उसको भी ड्रॉप करना एक अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान के लिए। ग्रेट सर। तो यासिर भाई आप ही से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हुए फिर आशिफ भाई की तरफ चलूँगा। जब हम पाकिस्तान की इस परफ़ॉर्मेंस या इसके ऊपर बात करते हैं, तो फिर आप जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफ़ॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान की अभी तक की वर्ल्ड कप परफ़ॉर्मेंस को आप कैसे कंपेयर करते हैं या कैसे देखते हैं? देखिए जब इंडिया का मैच हुआ था और इंडिया की भी परफ़ॉर्मेंस शुरू में आपकी 3 विकेटें एकदम से गिर जाना और फिर उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड होना और पार्टनरशिप ने इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप हुई है कि वो बिल्कुल सिंगल हैंडेडली मैच वो अपनी तरफ ले गए। ये नहीं हुआ कि उनकी 8-9 विकेटें गिरी हों, बड़े लास्ट पे जाके वो जीते हों, बड़े कंफर्टेबल विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने किया था। तो मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तानी टीम को आज के इस मैच से सीखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड होना कितना ज़रूरी है अगर 2-3 विकेटें आपकी गिर जाएँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वही रिस्पॉन्स हमें पाकिस्तानी टीम की तरफ से मिला है कि आज की जो पार्टनरशिप बिटवीन अब्दुल्ला शफीक एंड रिजवान, तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट था इंडिया की उस इनिंग का जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। और आने वाले मैचेज़ में भी इस तरह की जो मिडल ऑर्डर की पार्टनरशिप्स हैं पाकिस्तान को विनिंग ट्रैक की तरफ लेके जाएँगी। अदरवाइज़ अगर आप पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करते हैं, तो मेरे ख़्याल में फिर मुश्किल होगा पाकिस्तानी टीम के लिए। ग्रेट यासिर भाई। आशिक भाई आपको क्या लगता है कि हारिस को रिप्लेस करना चाहिए इमाम की जगह इंडिया के अगेंस्ट मैच में? और दूसरा आपको लगता है कि हमारी टीम का एक प्रेशर के साथ एक बड़ा पुराना रिश्ता है, तो आज के मैच के बाद वो प्रेशर जो है वो हमसे वो जो है ऑफ हो गया होगा, तो शायद हम इंडिया के अगेंस्ट जो है ना विल एंटर एंड रोरिंग इनटू द ग्राउंड। देखिए मैं पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा बिल्कुल। कि इंडिया के होम ग्राउंड्स हैं और वो इसका कहीं न कहीं बहुत अच्छे तरीके से एडवांटेज ले रहे हैं। अगर आपने मैच देखा होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो पिच बनाई गई थी, वो मेरे ख़्याल में एक कंकरियों वाली पिच बनाई गई थी कि बॉल लग के इधर जा रहा है और इधर जा रहा है और ऑस्ट्रेलियंस को बिल्कुल जो वर्ल्ड क्लास टीम है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे भी कहीं न कहीं लग रहा था कि 1980 का कोई मैच चल रहा है हुँ, जिसमें हुँ। 100 रन हो रहे हैं 30 ओवर्स में या 25 ओवर्स में और इंतहाई मुश्किल विकेट बनाई गई थी। लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम से भी कहीं न कहीं गलती हुई जो वो पिच को पढ़ नहीं पाए और टॉस जीतकर पहले बैटिंग पे चले गए। तो इंडिया आएगा अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को लेके अगेंस्ट पाकिस्तान। वो देखेगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग एज क्या है और पाकिस्तान की वीक लिंक क्या है जिनको वो तोड़ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में वो इसी तरह की कहीं न कहीं एक पिच बनाएँगे जैसी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई है। ताकि उनके अश्विन और कुलदीप अच्छा परफ़ॉर्म करें। आपको पता है हमारे शादाब और दूसरे जो हैं वो स्पिन में बिल्कुल भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। बाकी जो आपने जी। कहा है कि प्रेशर और ये हमारे नदीम भाई का कमेंट था हुँ, माशाल्लाह वो खुद भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वो पाकिस्तान का और प्रेशर का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल आप कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो प्रेशर के बगैर खेलेगी। वो उन पे तो प्रेशर होता ही होता है, जो सपोर्टर्स हैं उन पे डबल प्रेशर कहीं न कहीं होता है। ठीक है जी सर। और सबसे जो खराब बात है वो टीम एकदम कोलैप्स कर जाती है प्रेशर में। बिल्कुल लेकिन सर। पिछले हुआ सऊद शकील और रिज़वान ने सहारा दिया, इस मैच में अब्दुल्ला शफीक और रिज़वान ने सहारा दिया। तो कहीं न कहीं दे आर गेटिंग इंटू ओडीआई मोमेंटम। मेरे ख़्याल में अगर इसी मोमेंटम को लेके वो इंडिया के खिलाफ जाएँगे तो एक अच्छी फाइट दे सकेंगे इंडिया को और क्या बईद नहीं कि वो इंडिया को हरा भी दें इंडिया वाले मैच में। दैट्स ग्रेट। तो आशिक भाई रिज़वान की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? हम मोहम्मद शफीक को तो बहुत सराह रहे हैं, रिज़वान भी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और आज उन्होंने उसका जो है ना एक बड़ा अच्छा सबूत दोबारा से पेश किया है। 100 आई थिंक 35 रन के करीब की कोई इनिंग्स खेल के गए हैं वो और बड़ा यूनिक मैच था वर्ल्ड कप की इनिंग्स का कि इतना हाई टोटल को जीतना, उस हाई टोटल को जो है हराना, चेस कर लेना, उसके बाद 2 प्लेयर्स की सेंचुरीज़ होना। तो आप इसको कैसे देखते हैं आशिक भाई? देखिए, रिज़वान की जो इनिंग्स थी ना, वो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। आपको कुछ प्लेयर ऑन द फील्ड नज़र आते हैं जो हार्ड वर्क कर हुँ, रहे हैं। आपको देख के लगता है कि यार ये बंदा एफर्ट कर रहा है। अगर इस वक़्त वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में विराट कोहली के बाद कोई बंदा नज़र आता है ना ऑन द ग्राउंड, हर तरफ एक्टिव और फुल हार्ड वर्क करते हो तो कहीं न कहीं रिज़वान है। बहुत सारे लोग
शायद मेरी इस बात से एग्री ना भी करें, क्योंकि रिजवान हैव हिज ओन ओपोनेंट्स, उसको उसके जितने सपोर्टर हैं उतने ही लोग उसके खिलाफ भी हैं। कहीं ना कहीं उसमें सरफराज अहमद का भी फैक्टर है जो वो बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन रिजवान एक वर्ल्ड क्लास कीपर हैं और एक वर्ल्ड क्लास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और दूसरा एडवांटेज ये भी है कि आप उनको अप द ऑर्डर भी खिला सकते हैं। अगर इमाम परफॉर्म नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए कि रिजवान और अब्दुल्ला शफीक से ओपनिंग करवा लें और इमाम को डाउन द ऑर्डर ले आए। ठीक है, आपने देखा होगा T20 में बाबर और जो रिजवान है वो ओपनिंग करते हैं, तो क्या बुरा है कि हाँ, रिजवान का थोड़ा सा स्टार्ट शेकी होता है, वो बॉल्स को इधर उधर खेल रहे होते हैं, लग रहा होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ये उनका स्टाइल है खेलने का। तो मेरे ख्याल में रिजवान जो है उनकी, और आज की इनिंग्स क्रैम्प्स हो गए थे उनको जब वो 85 पे थे, फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी, 2-2 रन भागा वो। और पूरी टीम के जो दूसरे प्लेयर्स थे, कहीं ना कहीं अब्दुल्ला शफीक की जो सेंचुरी हुई जिसकी सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिजवान को भी उसका क्रेडिट आता है। क्यों? वो सीनियर खिलाड़ी था, वो उसको समझाता रहा कि मेरे देख के खेलो। और जब उसकी सेंचुरी हुई तो इवन रिजवान वाज सेलिब्रेटिंग, दैट वाज अ वेरी गुड सीन। लेकिन ओवरऑल आज का मैच भी बड़े अच्छे स्पिरिट्स पे खेला गया। रिजवान क्रैम्प होके नीचे गिरे तो श्रीलंकन प्लेयर उनके पास पहले पहुंचे, और इस तरह देखा गया कि जब उनके प्लेयर ने सेंचुरी लगाई सधीरा ने, तो हसन ने उसको अप्रिशिएट किया। ओवरऑल क्रिकेट एनवायरनमेंट आज का बहुत अच्छा था। ट्रू, क्रिकेट इज़ एनीवेज़ कहते हैं ना जेंटलमैन गेम, तो उसका हमें एक ट्रू ट्रू स्पिरिट आज नज़र आया। यासिर भाई, अभी हम जब क्रिकेट की बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली क्रिकेट पाकिस्तान से बाहर भी है और पॉइंट टेबल पे इस टाइम एक नॉन एशियन टीम राज कर रही है जिसका नाम है न्यूज़ीलैंड। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये जो टीम राज कर रही है, ये राज करती रहेगी और ये वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर पहुँच जाएगी और कोई टफ टाइम देगी, या आपको लगता है कि ये टेम्परेरी है, मैचेज़ इतने वो नहीं थे कि जिसको जीतना या हारना मुश्किल ना हो? आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? ज़हैर भाई देखिए, टीम तो एशियन हो या नॉन एशियन हो, टीम तो राज वही करेगी जो परफ़ॉर्मेंस देगी। और इस वक़्त हम बिल्कुल। देख रहे हैं कि न्यूज़ीलैंड की टीम वो वाहिद टीम नज़र आ रही है, जिन्होंने हर फ़ील्ड में अपने आप को मनवा दिया है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फ़ील्डिंग हो। तो बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं और यकीनी तौर पर उनका अभी तो ख़ैर 2 मैचेज़, 1-1 मैचेज़ में बाज़ टीमों के, तो इट्स टू अर्ली। लेकिन फिर भी जो मतलब ओवरऑल स्पिरिट की बात करें या ओवरऑल परफ़ॉर्मेंसेज़ की बात करें, तो उस बेस पर न्यूज़ीलैंड दे आर ऑन द टॉप एंड दे विल रिमेन ऑन द टॉप। क्योंकि बड़ी एक यगानियत के साथ वो टीम पूरी की पूरी खेल रही है। दैट्स ग्रेट। आशिक भाई, आपकी फ़ेवरेट टीम साउथ अफ्रीका, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड है आपकी और यासिर भाई की जो इस वर्ल्ड कप में किसी न किसी मौके पे चलेगी। उसने एक बड़ी मज़ेदार बढ़तरी हासिल की है, जो स्कोर बनाए हैं वो क्या किए हैं। तो आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका के क्या चांस है? थैंक्स टू टुडेज़ विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि हम पॉइंट टेबल में साउथ अफ्रीका से ऊपर चले गए हैं और वो तीसरे जी, नंबर पे आ गए हैं, लेकिन डेफ़िनिटली उन्होंने भी एक ही मैच खेला है। तो आप उनसे देखें, साउथ अफ्रीका ने एक ही मैच खेला है और क्या धुआंधार मैच खेला है। तीन बंदों ने और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं उन्होंने, हुँ। तीन बंदों ने सेंचुरियां खड़का दी। और ये अलग बात है कि उनके कैप्टन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो रहे थे, उसने कहा मैं मैच वाले दिन देखूंगा, अभी मुझे सोने दो। ठीक है, तो उन्होंने जो गेम दिखाया लोगों को, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसके बाद सारी टीमों को ये लगा है कि जो अब ओडीआई है ना, वो 250 और 300 की गेम नहीं है। द गेम इज अबव 350। 350 से ऊपर रखें गेम को। मैंने आपको याद होगा, मैंने बोला था अपने सेशन में अच्छा। कि जिस तरह रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने परफॉर्म किया और अबव 400 स्कोर किया है, तो ये वर्ल्ड कप जो है आपको ज्यादा स्कोर्स वाला वर्ल्ड कप नजर आएगा। अभी तक 8 मैचेस हुए हैं और तकरीबन 9-10 तो सेंचुरियां हो चुकी हैं अभी तक वर्ल्ड कप में। तो साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, बोथ टीम्स आर टू बी वॉच्ड इन दिस वर्ल्ड कप, एंड दे बोथ आर गोना रॉक इन दिस वर्ल्ड कप डेफिनेटली। दैट्स ग्रेट। यासिर भाई, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का भी एक मैच था और बांग्लादेश ने बड़ा कन्विंसिंगली अफ़गानिस्तान को एलिमिनेट किया है उसके अंदर। तो अब बांग्लादेश जी, को बिल्कुल समझिए कि कहीं न कहीं वो रिस्क है या क्या चांस है बांग्लादेश का आपके ख़्याल से इस वर्ल्ड कप के अंदर? देखिए, आज एक बांग्लादेश का एक मैच और मैच आज भी था जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान को हम अगर कंपेयर करें तो डेफ़िनिटली एक अच्छा मैच उन दोनों के बीच क्योंकि लेवल का मैच था। लेकिन अगेंस्ट इंग्लैंड बांग्लादेश आज बुरी तरह से हार चुके हैं और यही होता है कि आपकी परफ़ॉर्मेंसेज़ जो हैं वो मैटर करती हैं बड़ी टीमों के खिलाफ। आज श्रीलंका के खिलाफ अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी परफ़ॉर्मेंस हम यहाँ उसे कोई इतना बड़ा क्रेडिट दें क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ हम इस तरह से खेले हैं। तो ये मैटर करता है कि आपके अगेंस्ट कौन-सी टीम है और आप किसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की थी। तो हुँ। इस तरह के मैचेज़ में मज़ा आता है, परफ़ॉर्मेंसेज़ खुलकर सामने आती हैं। तो मेरे ख़्याल में बांग्लादेश उस लेवल पे अभी नहीं है।
जो कि हम उसको कंसीडर कर सकें कि मतलब आज के मैच में अगर थोड़ा-सा भी प्लस माइनस होता तो समझ आती थी, लेकिन बुरी तरह बैटिंग उनकी आज कोलैप्स हुई है, तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है बांग्लादेश की परफॉर्मेंसेज़ में। ग्रेट। आशिक भाई, इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड से तो हार गया, लेकिन बांग्लादेश को आज जिसने यासिर भाई ने कहा, एक 137 रन से मेरे ख्याल से हराया आज उन्होंने। तो आप इंग्लैंड की टीम को किधर देख रहे हैं? न्यूज़ीलैंड से उनके मैच को आप कैसे रेट करते हैं, और फिर आज बांग्लादेश के साथ मैच को कैसे रेट करते हैं? आपके ख्याल से टीम वीक थी जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस थी, या इंग्लैंड की टीम एक अच्छी परफॉर्मर है? न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट उनका मैच था, वैसे बड़ा फाइटिंग मैच था वो भी, तो इट वाज़ नॉट जस्ट नॉट देयर डे। देखें, इंग्लैंड की टीम को आप कहीं भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छी टीम है। स्पेशली इस वक्त जो उनकी टीम का कॉम्बिनेशन है ना, मेरे ख्याल में वो दूसरी टीम से ज़्यादा अच्छा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इंग्लैंड की टीम में देखें आज डेविड मिलान ने 140 रन बना दिए, जो रूट ने दिखा दिया कि मैं फॉर्म में हूँ, और ओवरऑल उनके जो बॉलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से आए। तो ये कॉन्फिडेंस जो है उनको आगे लेके जाएगा, और इंग्लैंड की टीम जो है ना, मेरे ख्याल में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है आज के बाद। एक, अगर आपकी इजाज़त हो, तो एक कमेंट आया था नदीम भाई का, कि फ़िटनेस के हुँ, बारे में आप क्या कहते हैं? नदीम भाई जो कि खुद क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आज उनकी मैच पे मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी नज़र थी। शाहीन आज खेले हैं, लेकिन विद अ इंजर्ड फिंगर, कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। तो इस तरह उनकी बॉलिंग में आज बिल्कुल वो बात दिखाई नहीं दी जो उनकी बॉलिंग में होनी चाहिए, और रिजवान को अगर क्रैम्प्स हुए हैं तो उनको काम करना चाहिए इस पे। इमाम कहीं न कहीं मुझे फिट नज़र नहीं आए, पता नहीं क्यों, शायद वो पहला जो उन्होंने कैच भी ड्रॉप हुँ, किया, दूसरे कैच में भी वो काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे थे। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान और फ़िटनेस की टीम, फ़िटनेस का आपस में एक 36 का आंकड़ा है। कहीं न हुँ, कहीं कोई न कोई प्लेयर हमारे अनफिट हुए रहते हैं। इस पे जो टीम मैनेजमेंट है, जो फिजियो हैं, उनको चाहिए कि अब अगर हैदराबाद में है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बिरयानी खानी है। तो हुँ, अपनी डाइट पे ध्यान रखें, एक बड़ा स्टेज है, उसी तरह परफ़ॉर्म करें और फ़िटनेस को लेके चलें। डेफ़िनिटली अप एंड डाउन होगा, एक आधा प्लेयर आगे जाके इंजर्ड भी होगा, क्योंकि मैचेज़ काफ़ी हैं, हर टीम को काफ़ी जी, मैचेज़। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को कोई फ़िटनेस इश्यूज़ ना हो और इसी तरह परफ़ॉर्म हुँ, करते रहें। बीच में एक सवाल आया था कि हारिस को ओपन करवाया जाए इंस्टेड ऑफ जी। मैं कभी नहीं कहूँगा कि इंडिया के खिलाफ ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, लेकिन किसी छोटी टीम के अगेंस्ट ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। गॉट योर पॉइंट। यासिर भाई, ये इन्होंने आज अभी बात की अफरीदी भाई की, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी के अब दामाद भी हैं। तो उनके बारे में आज एक बड़ा ट्रेंड चल रहा था कि कोहली के ऊपर शादी के बाद एक बड़ा गंदा बैड पैच आया था, बहुत अरसा वो परफॉर्म नहीं कर सके थे। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे शहनशाह अफरीदी भी शायद शादी के बाद परफॉर्म नहीं कर सक रहे। आप इन मिथ्स को मानते हैं, जो आपके ख्याल से दे आर जस्ट फिटनेस इश्यूज, और इट्स जस्ट इट वाज नॉट हिज डे? देखिए मैं इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा, एग्री नहीं करता हूँ इसलिए कि शाहीन अफ़रीदी हमारे एशिया कप से और शादी से पहले ही कुछ आउट ऑफ कलर हमें नज़र आ रहे हैं। और जी, शाहीन अफ़रीदी ही नहीं बल्कि हमारे सारी ही बॉलिंग डिपार्टमेंट जितना भी आउट ऑफ कलर हुआ है। तो सिर्फ़ शाहीन अफ़रीदी को कहना कि वो असल में जैसे अभी आशिफ़ भाई ने कहा कि कुछ इंजरीज़ हैं, जो कि वो शो नहीं कर रहे या कहीं न कहीं मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज जिस तरह से आज भी हमने देखा है कि वो उस परफ़ॉर्मेंस में नहीं है या उस अपने रिदम में नहीं है, नॉर्मली जिसमें होते हैं। क्योंकि देखिए शाहीन के आप पिछले मैचेज़ को उठाकर देखें, पहले 3 से 4 ओवर्स शाहीन अफ़रीदी के होते हैं। अगर उनमें परफ़ॉर्म कर गया तो पाकिस्तानी टीम परफ़ॉर्म कर गई। और हमेशा से जब भी हम पिछले मैचेज़ में देखते आ रहे हैं कि शाहीन अफ़रीदी के 4-5 ओवर्स पहले जो 3, 4 और 5 ओवर्स हैं, उनमें परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रही। तो वहीं से पाकिस्तानी टीम पर एक प्रेशर मेरे ख़्याल में बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि विकेट नहीं मिलती है उनको। और उसके साथ-साथ नसीम का ना होना भी मेरे ख़्याल में ये एक शाहीन अफ़रीदी पे एक्स्ट्रा बर्डन है, जो कि उसकी क्योंकि देखिए दोनों एंड से जब विकेट्स निकलती थी या एक एंड से प्रेशर बढ़ता था, तो दूसरे एंड से शाहीन के यॉर्कर्स में कहीं न कहीं विकेट्स मिलती थी। तो वो भी एक मेरे ख़्याल में शाहीन का एक जो कंपेनियन ना होना नसीम शाह का, वो भी मेरे ख़्याल में असर पड़ रहा है पाकिस्तानी टीम पर। बाकी यासिर भाई शादी वाली बात मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। जी। यासिर भाई देखें, हसन तो अपना काम कर रहा है, नसीम की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। पिछले मैच में भी उसने विकेट ली, मैच में भी उसने विकेट ली, वो अब तो अपने एंड से बराबर बॉलिंग कर रहा है। हुआ आज भी अ, खराबी, जब शाहीन को मार आशिक और बेचारे हसन को भी मार पड़ी। नहीं, आशिक भाई देखिए परफ़ॉर्मेंस इसको नहीं कहते कि आप विकेट्स ले रहे हो या एक एक आध विकेट लेकर उस साथ में जो रिदम चल रहा होता है ना उसको कंट्रोल करना इट्स मैटर्स एज़ ऑलवेज़। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर बिल्ड करना जो है वो हसन के बस की बात नहीं। वो विकेट तो एक आध उसे मिल जाती है लेकिन उसके साथ-साथ
उसे मार भी पड़ती है, जो कि प्रेशर मेरे ख्याल में रिलीज़ करने में काफ़ी अच्छी साबित हो रही है अपोनेंट्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि नसीम शाह का ये था कि अगर विकेट नहीं मिलती, लेकिन उसकी जो स्विंग्स होती हुई गेंदें थी ना, डिलीवरीज़ थी, वो बॉलर्स को काफ़ी बैट्समैन्स को काफ़ी परेशान करती थी और दूसरे एंड से अफरीदी को ये मौका मिलता था कि वो विकेट निकाल लेता था। तो मेरे ख्याल में हसन उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं करा, जो कि वो खाली जगह तो ख़ैर फ़िल नहीं हुई है, लेकिन हसन अली की परफ़ॉर्मेंस में उतना रिदम या उतना वो दम नहीं है जो कि नसीम शाह में है। मैच के जो पहले ओवर वो मैंने देखे थे, क्योंकि हसन को 3-4 ओवर्स में बिल्कुल ही अंडर 10 और 15 रन्स थे, लेकिन शाहीन ही था जो प्रेशर बढ़ा रहा था। और आपने देखा होगा जब हसन को वापस लाया गया तो डेफिनेटली उसने 2 विकेटें निकाल के दी और वही बंदा था जो आज पाकिस्तान को वापस मैच में ले आया। मैं यासिर भाई आपसे एक छोटा-सा सवाल करूँगा। आज आपने देखा होगा बाबर की जो कैप्टेंसी थी वो थोड़ी अलग सी हमें नजर आई। जैसे ही विकेट गिरी वो एक स्लिप लेके आया, हारिस को वापस लेके आया। कहीं ना कहीं आज बाबर जो है वो एग्रेसिव मूड में नजर आए कप्तानी करते हुए। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है आज पर बाबर की कैप्टेंसी पे? जी, आशिक भाई देखें, कहीं न कहीं बिल्कुल उसने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, लेकिन इट्स नॉट इनफ बेसिकली, क्योंकि वो जिन टीम के अगेंस्ट खेल रहा होता है, मैं वही बार-बार बात कर रहा हूँ कि आज तो सिचुएशन इतनी शुरू में जो प्रेशर बना था, जिस तरह से पार्टनरशिप एक तोड़ने वाली थी, जिसे ब्रेक करने की कोशिश भी की गई, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि आज भी बाबर इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए। क्योंकि देखिए जब सारे बॉलर्स को ना अच्छी धुलाई हो रही थी, तो उस बीच उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इफ्तिखार को। तो इफ्तिखार ने अपने पहले ओवर में, जब बाकियों को 8-10 रन्स पड़ रहे थे हर ओवर में, तो इफ्तिखार ने अपने पहले ओवर में 2 या 3 रन्स दिए थे और उसके 3-4 ओवर जो मुसलसल इफ्तिखार ने किए, तो उसने मेरे ख्याल में 10 से 12 रन्स दिए। इमीडिएटली एक एक सीन आज जो मैंने देखा है, नोटिस किया है कि बाबर आज़म का एक बाल उसके हाथ पे या फिंगर पे लगी थी, वो इंजर्ड था, तो उसने बाहर चला गया था वो उस टाइम ग्राउंड से। इसी बीच शादाब को कैप्टेंसी हैंडओवर की थी और शादाब जब आए थे, तो उस टाइम इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर रहे थे दूसरे एंड से। इमीडिएटली शादाब जैसे कैप्टन बने, तो उन्होंने इफ्तिखार को रिप्लेस किया और खुद आए और खुद आके फिर भी उन्होंने मतलब उनकी मतलब देखिए शादाब उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह से उनको जिस परफ़ॉर्मेंस के लिए वो मशहूर हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं कि एकदम से आप कि नहीं मैं हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, तो वो शादाब को मेरे ख़्याल में आज थोड़ा-सा ये चीज़ जो मैंने फ़ील की है और डेफ़िनिटली नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इफ्तिखार पर उनको ट्रस्ट करना चाहिए। इफ्तिखार जब आप बॉलिंग उससे करवा रहे हैं और आपको रिज़ल्ट्स दे रहा है, तो लेट हिम कंटिन्यू। उसे रिप्लेस करना मेरे ख़्याल में वो उस टाइम पे जब बाबर था या शादाब था, दोनों में से मेरे ख़्याल में ये नहीं बनता कि अगर आपका एक बॉलर प्रॉपर परफ़ॉर्मेंस दे रहा है या रन्स रोक के रखे हुए हैं, तो उसको चेंज करना। तो कहीं न कहीं बाबर की कप्तानी में अब भी वो चीज़ें जिनको दूर करने की ज़रूरत है। ग्रेट। आशिक भाई, वेरी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अभी क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अगर उन्होंने 14 तारीख को जो असल मार्का है वो मारना है? फील्डिंग, एक ही पॉइंट है बस। पाकिस्तान की फील्डिंग कहीं भी इंडिया के मुकाबले में नहीं है। उनके जो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं विराट कोहली और जडेजा, वो भी अपने आप को ग्राउंड पे इस तरह फेंक रहे होते हैं कि कोई हड्डी शड्डी भी टूट जाए तो मसला नहीं है। ठीक है, तो फील्डिंग जो है आज हमारी बहुत ही ज़्यादा नाकिस थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि किस तरह इस पे काम किया जा सकता है और किस तरह फील्डिंग को बेहतर किया जा सकता है। फील्डिंग ही वो ठीक है। फैक्टर होगा जो, क्योंकि बॉलर्स को भी देखें, जैसे शाहीन के आज अगर कैच होता तो इमाम कैच पकड़ते तो शायद शाहीन आपको पूरे मैच में कुछ अलग ही शाहीन नजर आते। लेकिन जैसे ही ट्रू, कैच ड्रॉप हुआ दिल टूटा और परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से खराब हुई। तो मेरे ख्याल में ट्रू। फील्डिंग वो फैक्टर होगा जिस पे पाकिस्तान फोकस करे और इंडिया को डेफिनेटली पकड़ सकते हैं। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच आमिर हनीफ भाई, आपको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत वालेकुम सलाम। यासिर भाई, ये क्वेश्चन आपसे भी है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या इम्प्रूव करना चाहिए? दिस इज़ अ वेरी लास्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद हम थोड़ी-सी शाहिद अफरीदी के ब्रांड एम्बेसडर बनने के बारे में बात करेंगे और हम क्लोजिंग की तरफ जाएँगे। आमिर हनीफ भाई, सुपरफिक्स की कोई टीम नहीं है। तो आप हमारी टीम में एज़ अ टीम में नहीं खेल सकते। सुपरफिक्स एक बॉडी है जो स्पोर्ट्स कराती है और हमारे टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं जिसमें डिफरेंट टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप किसी भी पार्टिसिपेटिंग टीम से कॉन्टैक्ट करके आप उसमें जाके जो है ना अपने आप को रजिस्टर करा के उनके साथ खेल सकते हैं। हम लोग 1st, 2nd और 3rd दिसंबर को टेप बॉल का शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट कराने वाले हैं। उसमें जो-जो टीम्स हैं उनके आपको पेज के ऊपर नाम और वो डिटेल्स मिल जाएँगी। 1 दो 2 या 2 दिन में पोस्ट होगी, आप उन टीम से कॉन्टैक्ट करके उन टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जी यासिर भाई, सॉरी आपको बीच में मुझे इट्स काटना पड़ फाइन, गया है फाइन क्वेश्चन्स का आंसर देते ज़ेहब हुए। भाई बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहली जो चीज़
अगर वो ठीक हो जाए कि स्पिरिट ऑफ विनिंग जो है पाकिस्तानी टीम में हमें अब तक नज़र नहीं आया कि आप जब ग्राउंड में उतरते हो तो आपके अंदर वो स्पिरिट नज़र नहीं आता। जिस तरह आज श्रीलंका को देख लें कि वो जान मार रहे थे हर एक गेंद पर, हर एक बॉल पर, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। हमने पाकिस्तान की टीम में अब तक वो स्पिरिट नहीं देखा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम को एकजान होकर खेलना पड़ेगा और अपने मुल्क के लिए खेलना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि उनको ये सोच लेकर उतरना पड़ेगा कि वो जो भी मैच खेलते हैं वो जीत कर आना है। दूसरी चीज़ पाकिस्तान ने पार्टनरशिप्स जो मिडल ऑर्डर की थी, एक गैप था वो दूर किया है। बहुत अच्छी बात है, ये मोमेंटम रहना चाहिए, रिदम इसी तरह से रहना चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप देखें अब तक जो भी मैचेज़ हुए हैं, पहली 4-5 विकेटों में डबल सेंचुरीज़ 2-2 सेंचुरीज़ भी हमने देखी हैं और प्लेयर्स बड़े अच्छे परफॉर्मेंस जिस टीम ने पहली 4-5 विकेटों में परफॉर्म किया है, वो मैच जीते हैं। तो पाकिस्तान ने कहीं न कहीं अब्दुल्ला शफीक ने और रिज़वान ने ये गैप तो फिल कर दिया है, लेकिन तीसरी और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग जो है वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इस वक़्त 0 पे है। पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से अपनी स्पिन बॉलिंग पे जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, उस पे वर्क करना चाहिए। शादाब आउट ऑफ कलर हैं और उसके साथ-साथ बाकी जो अपना नवाज़ हैं, वो भी वो परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमज़ोरी उसका स्पिन बॉलिंग इस वक़्त बन रहा है, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दैट्स ग्रेट। आशिक भाई मैं थोड़ा-सा एक दोबारा एक लास्ट क्वेश्चन पे आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि यासिर भाई के क्वेश्चन से मेरा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था जो मैं भूला हुआ था। वो ये कि स्पिन का आपको इस वर्ल्ड कप में अभी तक कितना रोल नज़र आया या आ रहा है? स्पिन का बहुत बड़ा रोल है इस वर्ल्ड कप में। आप देखें जिन टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, स्पेशली इंडिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उन्होंने बांध के रख दिया था। और मेरे भी ज़हन में यही आ रहा था जैसे यासिर भाई ने कहा कि स्पिनर कमज़ोर हैं, उसामा मीर बाहर बेंचेस पे बैठे हुए हैं, शादाब तो चलो वाइस कैप्टन है, शायद खेल ही जाए। नवाज़ को मेरे ख़्याल में रेस्ट देके उसामा मीर को ट्राई किया जा सकता है और वो एक अच्छी गॉट होगी पाकिस्तान के लिए। गॉट योर पॉइंट। यासिर बिल्कुल, भाई जो एक बहुत एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ आशिफ भाई के साथ कि देखिए जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था तो वजह क्या बनी थी? मैं समझता हूँ कि उनके पास सिर्फ़ एक स्पिनर था जाम्पा जिसने परफ़ॉर्म नहीं किया है और उसकी वजह से इंडिया की वो पार्टनरशिप आखिर तक चली गई। अगर उनके पास प्रॉपर स्पिनर्स होते तो नतीजा कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता था। तो स्पिनर्स दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मिड ऑफ द इनिंग एनी इनिंग जो भी आप खेल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। आमिर हनीफ, इट्स रियली हैप्पी टू हियर कि आप पाकिस्तान स्कूल अलाइन के स्टूडेंट हैं। मैं उस स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी शामिल हूँ। नवीद भाई जो सुपरफिक्स के चेयरमैन हैं वो भी उस स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी शामिल हैं। इट्स रियली ग्रेट कि आप स्कूल के लिए खेलते हैं और अपने स्कूल के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट्स विन भी किए हैं। इंशाल्लाह मैं जब भी नेक्स्ट टाइम स्कूल जाऊँगा तो आपसे मुलाकात करूँगा एंड विल सी वेयर वी कैन फिट यू इन फॉर एनी टीम। इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट। यासिर भाई एक बहुत बड़ी खबर आई है कि शायद अफरीदी नवीद भाई अभी कराची से होके आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी को साइन अप करके एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर। 1 या 2 दिन में शाहिद अफरीदी की एक वीडियो भी आने वाली है इस सिलसिले में। तो आप एज़ अ मीडिया डायरेक्टर ऑफ सुपरफिक्स इस पे क्या व्यू देंगे? क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे? लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस डील के बारे में? व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सुपरफिक्स की टीम ने और बिलख़ुसूस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नवीद और ख़ावर लतीफ़ साहब दोनों ने जितनी मेहनत की है, इस टेप बॉल की क्रिकेट को एक नई ज़िंदगी दी है। मेरे ख़्याल में उनकी तारीफ़ों की इस मेहनत की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। क्रिस गेल को ऑन बोर्ड लेना पिछले सीज़न 1 में वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और अब इस दफ़ा शाहिद अफरीदी का ऑन बोर्ड होना मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी कामयाबी है सुपरफिक्स की टीम के लिए और क्रिकेट में अगर बात करें टेप बॉल के लिए, तो टेप बॉल के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। शाहिद अफरीदी का ऑन बोर्ड होना एक छोटी-सी बात नहीं है। बहुत सारी जगहों पे हमने बहुत सारी लीग्स होते देखी हैं, लेकिन टेप बॉल की इतने बड़े टूर्नामेंट में और इतने बड़े लेजेंड को साथ लेकर चलना, इसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स हैं, पूरी टीम की एफर्ट्स हैं डेफिनिटली। दाऊद भाई हमारे पाकिस्तान से मीडिया को देख रहे हैं, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। तो हकीकत में ये सुपर फिक्स के साथ-साथ टेप बॉल के प्लेयर्स और टेप बॉल के जो लवर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि शाहिद अफरीदी जैसा नाम जो है वो सुपर फिक्स के तवज्जुद से इस टेप बॉल की क्रिकेट की जो ज़िंदगी है उसको एक नई उसमें रूह फूँक दी है और यकीनी तौर पर ये आने वाले वक़्तों में शाहिद अफरीदी का सुपर फिक्स के साथ जुड़ना, टेप बॉल को प्रमोट करना और मेरे ख़्याल में ये आने वाले जो लड़के हमारे हैं, नया टैलेंट है उसको एक नई मेरे ख़्याल में जो है वो एक ज़िंदगी देने जा रहा है क्योंकि उसी शौक से प्लेयर्स खेलेंगे और फिर डेफ़िनेटली जब शाहिद अफरीदी शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर टेप बॉल का क्रिकेट देख रहा होगा, तो यकीनी तौर पर वो खेलने वाले प्लेयर्स भी अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि इतना बड़ा लेजेंड टेप बॉल क्रिकेट और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सुपर फिक्सेस के टूर्नामेंट में बैठा हुआ है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, सुपर फिक्स के लिए भी और टेप बॉल क्रिकेट के लिए भी। दैट्स ग्रेट। आशिक भाई हमारे वाइस चेयरमैन ख़ावर लतीफ़ भाई कहते हैं इट्स गेटिंग बिगर एंड बेटर। आप क्या कहते हैं? इट्स बेशक डेफिनिटली को इसमें कोई शक नहीं है, इट्स गेटिंग बिगर एंड बेटर क्योंकि शाहिद आफरीदी एक मेगा स्टार है।
वो शायद ही दुनिया में ऐसा कोई बंदा हो जो शाहिद अफरीदी को ना जानता हो। और उनके इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर जो सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा, एक तो क्राउड आएगा, टेप बॉल को रिकग्निशन मिलेगी, और ये मेरे ख्याल में हर उस प्लेयर की कामयाबी है जो गली नुक्कड़ में या छोटे रोड्स पर या कहीं इधर उधर क्रिकेट खेलते हैं। उनको ये एहसास दिलाया गया है कि शाहिद आफरीदी अब आपके साथ है। स्पेशली जो यूएई में क्रिकेट हो रही है, जो बाहर से प्लेयर आके यूएई में खेलते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं एहसास दिला दिया गया है कि शाहिद आफरीदी आप लोगों के साथ हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए वेट कर रहा है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है नवीद भाई को। उन्होंने लास्ट हमारे साथ बैठ के ये बात भी की थी, आपको याद होगा जब लास्ट वीक हम लोग लाइव थे तो उन्होंने कहा था कि वो हमारे साथ ओपनिंग सेरेमनी में भी होंगे और हमारे साथ वो ग्राउंड पर भी मौजूद होंगे। तो डेफिनेटली उधर जो क्राउड आएगा, जो स्पेशली यंगस्टर्स आएंगे, उनके लिए ये एक मोरल बूस्टर होगा कि भाई हमने भी अच्छी क्रिकेट खेलनी है, आगे क्रिकेट खेल के मुल्क और कौम का नाम रोशन करना है और अपने लिए भी अच्छा करना है। इंशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आप हमें सुनने के लिए। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और इंशाल्लाह हम इसी तरह बहुत जल्द दोबारा एक नया प्रोग्राम वर्ल्ड कप की मज़ीद अपडेट्स के साथ और मज़ीद मज़ेदार तबसरों के, आशिक और यासिर भाई के तबसरों के साथ शामिल होंगे। आशिक भाई से हम अगली दफ़ा पंकज उदास की गज़ल भी लाज़मी सुनेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, टेक केयर। लाइव का निशान निकाल दो, अभी तक लाइव आ